नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 28 जुलाई 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया और यूके के बीच में जो FTA साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ कंसेंट के बारे में। फिजिकल रिलेशंस के लिए जो एज फिलहाल अभी है, एज ऑफ कंसेंट 18 है, क्या इसे घटा के 16 कर दी जाए, ये इशू हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर लेड इनोवेशन के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है और आप सिलेबस में ना GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया और यूके के बीच में पिछले हफ्ते जो FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, ये देखो कोई मामूली मूवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा मूवमेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि FTA होता क्या है। देखो, जब दो देश फॉर एग्जांपल A और B आपस में FTA साइन करते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि हम आपस में जो ट्रेड करेंगे ना, उस पर कम से कम टैरिफ लगाएंगे या फिर टैरिफ नहीं लगाएंगे। ये तय होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, ताकि ट्रेड दोनों देशों के बीच में ज़्यादा हो। तो इंडिया और यूके के बीच में जो ये FTA हुआ है, इसमें डिसाइड हुआ है इंडिया के 99% जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूके में जाएंगे उन पे 0% टैरिफ लगेगा। 0%। बदले में यूके की स्कॉच विस्की, लग्जरी व्हीकल्स जैसे जैगुआर, लैंड रोवर, ये सब कारें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, इन पे कम टैरिफ लगेगा इंडिया में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूके की जो विस्की है ना, उस पर अभी इंडिया में 150% टैरिफ लगता है। 100 रुपये की विस्की है तो वो इंडिया में 250 रुपये की बिकती है। लेकिन अभी इस FTA के साइन होने के बाद में यूके की विस्की पे टैरिफ सीधा सीधा आधा हो गया, 75% हो गया, और आने वाले 10 सालों में विस्की पे टैरिफ घट के 40% हो जाएगा। इंडिया के एक्सपोर्टर्स अब देखो ज़्यादा कपड़े एक्सपोर्ट कर पाएंगे यूके में, ज़्यादा ज्वेलरी, ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ज़्यादा मैरीन प्रोडक्ट्स, ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन्स, ये सब एक्सपोर्ट कर पाएंगे यूके में, क्योंकि यूके की मार्केट अब इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए ओपन हो गई है। 0 टैरिफ लगेंगे। तो एक प्रकार से इंडिया के पास में एडवांटेज होगा यूके में सामान भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, एज कंपेरिजन टू चाइना एंड वियतनाम, जिनका माल यूके में महंगा बिकेगा क्योंकि उस माल पे टैरिफ लगेगा यूके में। यूके की कंपनीज भी अब भारत सरकार के द्वारा जो टेंडर वगैरह जारी किए जाते हैं ना, कि हाँ भाई, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने बोल दिया कि हमें 100 कंप्यूटर चाहिए, तो यूके की कंपनीज अब भारत सरकार के टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकेंगी। अच्छा, एक इशू ये था, भारत के प्रोफेशनल्स कहते थे हमें ना यूके में जाने में दिक्कत आती है, वीज़ा वगैरह लेने में दिक्कत आती है। तो जैसे इंडिया के योगा टीचर्स हैं, सेफ हैं, टेक वर्कर्स हैं, अब ये शॉर्ट टर्म वीज़ा पे यूके पे आसानी से जा सकेंगे। शॉर्ट टर्म वीज़ा मतलब 2 साल। और वहाँ पे ना कई बार हमारे वर्कर्स यूके में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे भी उन्हें, जैसे इंडिया में PF में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, प्रोविडेंट फंड में, तो वहाँ पे भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इंडिया के वर्कर्स की शिकायत ये होती है कि यार यूके में हम क्यों कंट्रीब्यूट करें। तो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ है कि दो जगह कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, यूके में कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में। तो इंडिया की जो MSMEs हैं उनको देखो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वो सबसे बड़े विनर है यहाँ पे, क्योंकि देखो अब उनके प्रोडक्ट बिना टैरिफ के यूके की मार्केट में बिक सकेंगे। तो इंडिया के एक्सपोर्ट में ना, इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है ना यूके में, उसमें देखो 30 से 40% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी एक्सपोर्ट में। तो इसका मतलब ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, काम बढ़ेगा फैक्ट्रीज का, ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी। और खास करके गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये राज्य वो राज्य हैं जहां से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। एक चीज़ देखो, इंडिया ने ना एग्रीकल्चर में नेगोशिएट करने से मना कर दिया। इंडिया ने कहा देखो एग्रीकल्चर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर है, यहाँ पे हमें फार्मर्स की इनकम को बचाना है। दूसरा, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया ने साफ साफ नो बोल दिया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की मार्केट को नहीं ओपन करेंगे। तो यूके को भी समझ में आ गया कि इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में नई डोर ओपन करेगा, तो यूके की सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में फिर इंडिया पे प्रेशर डाला भी नहीं।
तो ये इंडिया की असर्टिवनेस को शो करता है। तो ये जो एफटीए साइन किया है ना इंडिया ने यूके के साथ में, ये देखो एक टेम्पलेट होगा। इंडिया दूसरे देशों के साथ में भी अब एफटीए नेगोशिएट कर रहा है, जैसे यूएसए के साथ में। यूएसए को भी इंडिया साफ साफ बोलेगा कि देखो भैया, हमने यूके के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और उनके साथ में भी हमने एग्रीकल्चर में डील नहीं किया है, तो आपके साथ में भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में नेगोशिएट नहीं करेंगे, इस सेक्टर को हम ओपन नहीं करेंगे। तो साफ साफ इंडिया यूके वाला जो टेम्पलेट है वो दूसरे देशों के साथ में एफटीए साइन करते वक्त फॉलो कर सकता है। समझ गए? मतलब ये इंडिया का ना प्रैग्मेटिज्म है। इंडस्ट्री पे ओपन रहो, मर्जी जितना नेगोशिएट करना है कर लो, लेकिन वो सेक्टर्स जो देश की लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यूएस के साथ में देखो अब एफटीए ना इंपॉर्टेंट स्टेज पे आ चुका है। मतलब यूएस ने ना इंडिया के खिलाफ इंडिया से इंपोर्ट होने वाले माल पे 25% टैरिफ लगा दिया था। हालांकि 1 अगस्त तक इस डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि अभी यूएस इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएट कर रहा है और जल्द ही इसको लेके अनाउंसमेंट हो भी सकती है। समझ गए? अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, राइटर ये बोलते हैं, देखो एक समय ऐसा था जब ना यूके भारत में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और शुरुआत में ट्रेड की आड़ में वो आए थे। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, इंडिया से लूट लिया, इंडिया को पूरा, इंडिया से माल लूट के ले जाया गया यूके। तो जब देश आज़ाद हुआ ना, तो डर था हमारे देश के लीडर्स में, यार हम किसी दूसरे देश के साथ में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी जो है वो हमारे देश में आ जाए और फिर से हमें गुलाम बना ले। तो काफ़ी समय तक ना इंडिया डरता रहा। इंडिया यूके के एक्सपीरियंस, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपीरियंस की वजह से ना आज़ादी के बाद बल्कि दूसरे देशों से ना ट्रेड करने से भी घबराता रहा। लेकिन ये जो एफटीए यूके के साथ में साइन हुआ है ना, ये दर्शाता है कि अब उस सोच से हम बहुत दूर जा चुके हैं। मतलब सिंबॉलिक है ये एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा। इस बार यूके घुटनों पर था इंडिया से ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को भी ना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए था। ब्रिटेन भी डेस्परेट था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए इंडिया के साथ में। बल्कि देखो 2022 की बात है, बोरिस जॉनसन उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो टाइमलाइन रख दी थी कि 2022 की दिवाली से पहले हम ये इंडिया के साथ एफटीए साइन कर लेंगे। लेकिन देखो ऐसा नहीं हो पाया और उसके बाद तो ब्रिटेन के 3 प्रधानमंत्री आ गए, अब जाके ये एफटीए इंडिया के साथ में यूके का साइन हुआ है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो एक डायमेंशन इस एफटीए की ये भी है कि ना अब इस एफटीए ने शो कर दिया कि इंडिया अब वेस्ट के साथ में कैसे डील करेगा, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में। आज का इंडिया वो इंडिया नहीं है जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज से मदद मांगा करता था। नहीं, आज का इंडिया अपने पैरों पे खड़ा है, बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गया है। अब हम बिल्कुल असर्टिवनेस के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में डील करते हैं और अगर हमें डील पसंद ना आए तो हम नो कहने की हिम्मत रखते हैं। तो दूसरे देश को, वेस्टर्न कंट्रीज को हमारे हिसाब से अडेप्ट होना पड़ता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रोंग है, हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया की बात माननी पड़ती है। तो ये भी डायमेंशन है, मतलब सिंबॉलिक चीजें हैं। देखो यूके के साथ में हमने जो ये एग्रीमेंट साइन किया है। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो आज का युग ऐसा युग है कि आप ना एफटीए से बच नहीं सकते। मतलब आपको ना वर्ल्ड में सरवाइव करना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ में एफटीए साइन करना पड़ेगा। मतलब पहले इंडिया की सोच ना इस मामले में थोड़ी डरपोक जैसी थी, हमने कम एफटीए साइन किए हैं दूसरे देशों के कंपैरिजन में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अब धीरे धीरे इंडिया साइन कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूएई के साथ में किया, तो अब धीरे धीरे इंडिया अपने मित्र देशों के साथ में ना एफटीए साइन कर रहा है और अच्छे से कर रहा है। तो लास्ट में यूएसए के लिए सबक दिया जाता है, यूएसए को भी ये बात समझनी चाहिए, फूड डेटा और दूसरी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उस पर इंडिया को बहुत ज़्यादा पुश ना करे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो एज ऑफ कंसेंट के बारे में है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में एज ऑफ कंसेंट कितनी है, हमारे देश में
एज ऑफ कंसेंट है 18, मतलब सहमति के साथ में भी फिजिकल रिलेशन से इस्टाब्लिश करने हैं तो एज कम से कम 18 तो होनी चाहिए। आप पूछोगे सर 18 से कम हो तो क्या कंसेंट के साथ में सेक्स नहीं कर सकते? आंसर है नो। अगर देखो किसी की एज 18 से कम है, फॉर एग्जांपल 17 है, 16 है, अगर उसकी कंसेंट भी होना, उसकी सहमति भी होना, तो इसे वैलिड सेक्स नहीं माना जाता है, इसे अब्यूज माना जाएगा। और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन है पोक्सो एक्ट के सेक्शन 6 में, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के सेक्शन 9 में, और आईपीसी जो अब जा चुका है, भारतीय न्याय संहिता आ चुका है, भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस के अनुसार भी ये ऑफेंस है। 18 से पहले इवन कंसेंट के साथ भी सेक्स किया जाता है तो उसे कंसेंट माना ही नहीं जाता, बच्चा ही माना जाता है। तो फिर जो भी ये काम करता है उस बच्चे के साथ में, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन है। लेकिन देखो दिक्कत ये है, आज के समय में ना बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं। आज का जो युग है वो इंटरनेट का युग है, डिजिटलाइजेशन का युग है। बच्चों को ना एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, जल्दी जवान हो जाते हैं। तो बहुत सारे ना ऐसे केसेस सामने आते हैं कि ना 16 साल की लड़की या 17 साल का लड़का, या फिर उल्टा मान लीजिए 17 साल की लड़की 16 साल का लड़का, अब इन्होंने फिजिकल रिलेशन से इस्टाब्लिश कर लिए, या फिर कई बार ऐसा भी केस होता है कि मान लीजिए 16 साल की लड़की है, 19 साल का लड़का है, या फिर वाइस वर्सा। तो ऐसे केसेस में अगर सहमति भी होना, कंसेंट भी हो तो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि एज जो है वो 18 से कम है। और ऐसे केसेस ना आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। वैसे कंसेंट के साथ में फिजिकल रिलेशन से इस्टाब्लिश हुए हैं, लेकिन एज 18 से कम है। एज चूंकि 18 से कम है तो फिर ये जो लॉज मैंने आपको बताए यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट का, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का सेक्शन 9, तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन है ऐसे केसेस में, अगर इवन कंसेंट के साथ में भी फिजिकल रिलेशंस इस्टाब्लिश हुए हैं लेकिन एज 18 से कम है। तो काफ़ी समय से ना कोर्ट्स में भी ये मांग चल रही थी, कोर्ट्स में भी जजमेंट देते वक्त जज ये टिप्पणी कर देते थे कि ये इस एज ऑफ कंसेंट को ना थोड़ा कम किया जाए जमाने के हिसाब से। 18 जो है वो एज ऑफ कंसेंट ज़्यादा है, इसे घटा के 16 कर दिया जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बच्चे आजकल जल्दी जवान हो जाते हैं। तो ना अभी एक ऐसा केस सामने आया, निपुण सक्सेना एक एडवोकेट हैं, इन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि एज ऑफ कंसेंट को 18 से घटा के 16 कर दिया जाए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह को एमिकस क्यूरी के तौर पे अपॉइंट किया। एमिकस क्यूरी मतलब कोर्ट का साथी, कोर्ट की मदद करता है केस को सोल्व करने में। तो इंदिरा जयसिंह को अपॉइंट किया गया एमिकस क्यूरी। इंदिरा जयसिंह ने यह सजेशन दिया कोर्ट को कि एज ऑफ कंसेंट को ना कम कर दिया जाए, 16 से 18 के बीच में अगर कंसेंट के साथ में फिजिकल रिलेशन से इस्टाब्लिश होते हैं तो इसको पनिशेबल ऑफेंस ना माना जाए। यह बोला है इंदिरा जयसिंह ने। आज के इस आर्टिकल में राइटर भी इस चीज़ का वेलकम करते हैं कि बदलाव तो देखो आना चाहिए था, क्योंकि वैसे इस पोक्सो एक्ट का प्रोविजन ये है बच्चों को बचाना, उनके ऊपर जो सेक्सुअल असोल्ट होता है इसके रिगार्डिंग उनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आ जाती है जब कंसेंट के साथ में 17-17, 16-16 साल के बच्चे फिजिकल रिलेशन से इस्टाब्लिश करते हैं। अब देखो उनकी एज ऐसे होती है कि उनको सब पता है, उनको ज्ञान है सब, और कंसेंट के साथ में उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन कानून इस चीज़ को नहीं मान रहा था। इसीलिए कानून को चेंज करने की जो डिमांड है वो लगातार आ रही थी। अब इंदिरा जयसिंह ने भी कोर्ट को यही सजेस्ट किया है कि ये कर दी जाए, एज ऑफ कंसेंट 18 से घटा के 16 कर दी जाए। लेकिन देखो लॉ कमीशन ने 2023 में अपनी रिपोर्ट दी थी, इन्होंने ये बोला था कि नहीं, एज ऑफ कंसेंट को मत चेंज किया जाए। अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं ना कि हाँ भाई 16-17 साल के बच्चों ने कंसेंट के साथ में फिजिकल रिलेशन से इस्टाब्लिश किए, तो कोर्ट जो है अपने डिस्क्रिशन के साथ में इन केसेस को देखे, केस बाय केस बेसिस पे देखें, लेकिन यूनिवर्सल एज ऑफ कंसेंट कम ना की जाए। क्योंकि देखो लॉ कमीशन ने यह भी तर्क दिया था कि ये जो एज होती है ना 16, 17, 18 की, इसमें कई बार लगता है कि हाँ बच्चे ने कंसेंट दी है, कंसेंट के साथ में फिजिकल रिलेशन से इस्टाब्लिश हुए हैं, लेकिन कई बार कंसेंट मैनिपुलेटेड होती है। अब इस एज में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, एडोलसेंट ऐसे होते हैं जो अपना सही गलत नहीं समझ पाते,
तो उनको मैनिपुलेट कर लिया जाता है और उन्हें लगता है हमारी कंसेंट है, बट वो कंसेंट जो है वो मैनिपुलेटेड होती है। समझ गए? तो इस वजह से जुडिशरी जो है वो केस बाय केस बेसिस पे देखे कि कहां पे एक्सेप्शन देनी है, कहां पे नहीं देनी है। इस मामले में ना मद्रास हाईकोर्ट ने एक अच्छा सजेशन दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने ना 2021 में विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव केस में ये बोला, आप ना एक चीज ये देख लो, अगर बच्चे की एज 16 से 18 के बीच में है और उसने कंसेंट के साथ में सेक्स किया है, फिजिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं, तो ना आप ये देख लो जिसके साथ उसने किए हैं क्या उसके साथ में एज डिफरेंस 5 साल से कम है। अगर देखो 5 साल से कम है एज डिफरेंस, तो देखो केस वगैरह दर्ज ना किया जाए, फिर इसे पनिशेबल ऑफेंस ना माना जाए। लेकिन मान लीजिए अगर 16 से 18 साल के बीच बच्चे ने कंसेंट के साथ में फिजिकल रिलेशन से इस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन जिसके साथ किए हैं उसके साथ एज डिफरेंस 5 साल से ज्यादा है, तो फिर इसे पनिशेबल ऑफेंस मान लिया जाए। इसलिए मान लिया जाए क्योंकि देखो फिर जिसकी एज 5 साल से ज्यादा है और उसने 18 साल से कम एज के बच्चे के साथ में फिजिकल रिलेशन से इस्टेब्लिश किए हैं, तो यहां पे मैनिपुलेशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। समझ गए? तो ये ऐसा कुछ प्रोविजन किया जा सकता है। इसके अलावा देखो जो एडोलसेंट्स है ना, उनको भी लॉ के बारे में, सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित जो लॉ है ना, उनके बारे में अवेयर किया जाए ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि देखो नॉर्मल एडोलसेंट बिहेवियर, अभी नॉर्मल एडोलसेंट बिहेवियर है, बच्चे इस प्रकार से बिहेव करते हैं, तो ये नॉर्मल है। देखो उनकी एज ऐसे होती है, तो इसको नॉन कंसेंसुअल मान के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना और इससे उनका पूरा करियर खराब हो जाता है। तो थोड़ा तो जुडिशरी को इस पे एक्शन लेना होगा। जैसे मद्रास हाईकोर्ट का जो सजेशन था उसको कंसीडर किया जाए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले, सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी बना के जो भी सजेशंस आते हैं एक बढ़िया सा कानून इस पे बनाए, ताकि पोक्सो एक्ट का जो इंटेंट है ना वो इंटेंट भी बरकरार रहे, और ऐसा भी ना हो कि पोक्सो एक्ट की वजह से जो बच्चों का, एडोलसेंट वाले बच्चों का नॉर्मल बिहेवियर है उसको ही पनिशेबल ऑफेंस मान लिया जाए। मतलब दोनों के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डॉक्टर लेड इनोवेशन के बारे में है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज देखो मेडिकल फील्ड जो है ना बहुत तेजी से बदल रही है। मेडिकल फील्ड में आज के समय में एआई का यूज काफी ज्यादा हो रहा है। डिजिटल हेल्थ जैसे वेरिएबल डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, इनसे हेल्थ ट्रैक होती है, ऑनलाइन कंसल्टेशन, ये सब काफी ज्यादा आ गया है। इवन देखो अब तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कंसेप्ट भी आ गया है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब जैसे देखो हर इंसान ना अलग होता है, तो बीमारी का इलाज भी इंसान के तरीके से होना चाहिए। यानी मेडिसिन आज के समय में ना पर्टिकुलर इंसान के अनुसार कस्टमाइज की जाने लगी है। तो ये नए नए इनोवेशंस जो है मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं। लेकिन देखो ये सारे बदलाव तो आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अभी भी ना सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस प्रोवाइडर बन के रह गया है। और नए नए जो आइडियाज है ना मेडिकल फील्ड में, वो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं इंजीनियर्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप सोच के देखिए, सबसे ज्यादा पेशेंट को कौन समझता है? डॉक्टर। आप ये देखिए, कौन जानता है कि हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर। कौन जानता है कि किस बीमारी का इलाज किस प्रकार से बेहतर ढंग से हो सकता है? डॉक्टर। देखो डॉक्टर्स के पास में ना काफी डेप्थ के साथ में क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब उन्हें पता होता है कि पेशेंट को क्या तकलीफ है, इलाज कैसे होता है, हॉस्पिटल का सिस्टम कैसे चलता है। ये सारी नॉलेज ना किसी इंजीनियर या फिर एंटरप्रेन्योर के पास में नहीं होती। इसलिए देखो डॉक्टर अगर इनोवेटर बनेंगे तो फिर देखो जो रिजल्ट निकल के आएगा ना वो और ज्यादा अच्छा निकल के आएगा। जो सॉल्यूशन डॉक्टर लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें सब पता है कहां पे दिक्कत है, कहां पे चीजें ठीक करनी है, तो डॉक्टर्स जो सॉल्यूशन लेके आएंगे ना वो ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशंस होंगे, वो पेशेंट्स के लिए सॉल्यूशन होंगे। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। एक डॉक्टर है महेश नाम का। अब देखो वो रोज देखता है कि इंजेक्शन लगाते वक्त ना बच्चे बहुत डरते हैं। अगर वो डॉक्टर एक पेनलेस इंजेक्शन डिवाइस इन्वेंट करे
तो इसका कितना ज़्यादा फायदा होगा। बच्चों को आसानी से इंजेक्शन लगाया जा सकेगा। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, पेशेंट का दर्द जो है वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं। एक इंजीनियर बेशक प्रोडक्ट बना ले, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी कितनी होगी वो देखो श्योर नहीं है। डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है कि इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ग्राउंड पे तो वही होता है। लेकिन देखो कहना आसान है, डॉक्टर्स ना आज के समय में इनोवेटर नहीं बन पा रहे हैं, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बन के रह गए हैं। इसके पीछे रीजंस हैं। सबसे पहले जैसे टाइम की कमी, डॉक्टर्स का शेड्यूल ना बहुत ज़्यादा बिजी होता है। पेशेंट केयर, कई बार कागजी काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इमरजेंसी कॉल्स लेनी पड़ती हैं, तो उनके पास में ना नए आइडियाज़ के ऊपर काम करने का वक्त ही नहीं बचता। और दूसरा, डॉक्टर्स का जो माइंडसेट है ना वो रिस्क एवर्स होता है। रिस्क एवर्स मतलब वो जो भी काम करते हैं पेशेंट की सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रख के करते हैं, जबकि इनोवेशन में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। इनोवेशन में क्या लेना पड़ता है? रिस्क लेना पड़ता है। बट डॉक्टर का माइंडसेट रिस्क एवर्स होता है, तो डॉक्टर सावधानी से चलता है। तो कुछ नया करने से ना डॉक्टर बचते हैं, इस वजह से इनोवेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा, लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज। मतलब देखो डॉक्टर्स की ना पढ़ाई पूरी तरह से मेडिकल फील्ड में होती है, उन्हें बिजनेस, फाइनेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग इनके बारे में नहीं सिखाया जाता है। जबकि देखो एक नया प्रोडक्ट बनाना है तो सिर्फ क्लिनिकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपके पास में बिजनेस एक्यूमेन भी होना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन बैरियर मतलब बहुत से डॉक्टर्स को ये लगता है कि इनोवेशन हमारा फील्ड है ही नहीं, मतलब इनोवेशन लाना ये इंजीनियर या फिर एंटरप्रेन्योर्स का काम है, एमबीए ग्रेजुएट्स का काम है। बहुत सारे डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि हमारा काम है सिर्फ इलाज करना। तो उनकी परसेप्शन अपने बारे में भी यही है कि हाँ हमारा काम सिर्फ इलाज करना है। लेकिन देखो आप एक कहानी सुनिए। एक बार एक सर्जन थे, उन्होंने ना नया सर्जिकल टूल बनाया। टूल बहुत अच्छा था, बट देखो उसको ना मार्केट तक कैसे लाया जाए, उसके लिए फंडिंग कहाँ से लाई जाए, पेटेंट कैसे ले, ये सब ना उसे नहीं पता था, डॉक्टर को नहीं पता था। तो उसको एक बिजनेसमैन की हेल्प लेनी पड़ी, एक इंजीनियर की। तो अगर देखो डॉक्टर को खुद ये सारी नॉलेज होती तो वो और तेजी से काम कर पाता, उसको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये कहानी आर्टिकल में बताई जाती है, बस ऐसे ही याद करने के लिए है और कुछ नहीं है। सॉल्यूशंस की बात इसके बाद आर्टिकल में की जाती है। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है, आप ना नए कोर्सेज ऐड करो। मेडिकल कॉलेजेस में ना डॉक्टर्स को एंटरप्रेन्योरशिप, बायो डिजाइन, डिजिटल हेल्थ ये सब भी सिखाया जाए। आप बोलोगे सर ये बायो डिजाइन क्या होता है? बायो डिजाइन देखो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे ना मेडिकल नीड्स को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ भाई मेडिकल फील्ड में ये जरूरत है, फिर उसके सॉल्यूशंस डिजाइन किए जाते हैं और फिर उन सॉल्यूशंस को डेवलप किया जाता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये होता है बायो डिजाइन। तो डॉक्टर्स को डिजिटल हेल्थ, बायो डिजाइन और एंटरप्रेन्योरशिप ये सब भी सिखाई जाए। और देखो डॉक्टर्स के अंदर ना थोड़ी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप वाली थिंकिंग भी डेवलप की जाए, उन्हें सिखाया जाए उनका काम सिर्फ बीमारी को सोल्व करना, बीमारी का इलाज नहीं है, उनका काम है पेशेंट्स का इलाज। अगर देखो आप कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हो तो उससे पेशेंट्स का इलाज ज्यादा बढ़िया ढंग से हो सकता है, समझ गए? इसलिए डॉक्टर्स को ना प्रॉब्लम सोल्व करना सिखाया जाए। इसके अलावा नए नए आइडियाज जनरेट करना उन्हें सिखाया जाए। फिर देखो मेडिकल कॉलेजेस में ना इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पे भी फोकस किया जा सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन मतलब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स मिलके काम करें, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है दोनों को। सोच के देखो आईआईटी दिल्ली और एम्स दोनों के ग्रेजुएट अगर मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो कितना बढ़िया इनोवेशन आएगा। तो ये सारे सजेशन राइटर देते हैं। नेक्स्ट सजेशन ये देते हैं, इवन हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेजेस में ना इनोवेशन हब बनाए जाएं। मतलब जैसे आपने सुना होगा इनक्यूबेटर का नाम आपने सुना होगा, इनक्यूबेटर जिसमें जो अर्ली स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है ना उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, सिखाया जाता है कि उनके आइडिया को कैसे प्रोडक्ट में तब्दील किया जाए, कैसे फंडिंग ली जाए। ये सब चीज़ें इनक्यूबेटर में सिखाई जाती हैं, इंक्यूबेशन लैब में सिखाई जाती हैं। इसके अलावा देखो मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में ना जैसे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं
मतलब ज़्यादा सीनियर डॉक्टर्स, वो इंजीनियर्स और इन्वेस्टर्स सब एक साथ आएं और वो यंग डॉक्टर्स को ना गाइड करें कैसे आइडिया को रियलिटी में तब्दील करना है, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनसे अप्रूवल कैसे लेना है, फंडिंग कैसे लेनी है, ये सब उन्हें सिखाया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट सपोर्ट वाला। जैसे देखो, सरकार को भी करना चाहिए, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स हैं ना, उनके लिए अप्रूवल जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इजी होना चाहिए, बहुत सारा पेपर वर्क ना इन्वॉल्व हो, उनके लिए इनोवेशन लाना आसान हो। और अगर डॉक्टर्स इनोवेशन लेके आते हैं तो उन्हें टैक्स इंसेंटिव, ग्रांट्स, लो इंटरेस्ट पे लोन, ये सब भी दिए जा सकते हैं। अभी देखो ऑलरेडी सरकार ऐसा कर भी रही है। जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, जैसे ये काउंसिल है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, एक बार ये नीचे देख लीजिए, ये काउंसिल है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। अब ये जो काउंसिल है ये बायोटेक स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरशिप देती है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, अटल इनोवेशन मिशन है, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। फिर इंक्यूबेटर्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे सी कैंप बेंगलुरु। सी कैंप बेंगलुरु जो है ये देखो, जो लाइफ साइंस स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट देता है। फिर वेंचर सेंटर पुणे में है, बेंगलुरु बायो इनोवेशन सेंटर है, ये भी बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए हब है। इसके अलावा मेक इन इंडिया स्कीम है। मेक इन इंडिया स्कीम में भी ना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाता है। अब देखो मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में बनेंगे तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम होगी, इसलिए मेडटेक एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं जब आंसर्स आपको लिखना है। इसके अलावा इंडिया हेल्थ फंड है, ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ये भी हेल्थ केयर में इनोवेशन को सपोर्ट करता है, पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस डिजीज़ में। बहुत सारे संस्थानों के बीच में एकेडमिक कोलैबोरेशन होता है, जैसे IIT है, IISc है, तो ये सब सरकार के काम हैं। अंत में देखो ये बोला जाता है आर्टिकल में कि हेल्थ केयर में इनोवेशन अब देखो ऑप्शनल नहीं है, जरूरी है। तो डॉक्टर्स को भी सिर्फ केयर गिवर बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें प्रॉब्लम सोल्वर बनना होगा। डॉक्टर्स को शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी सिखाए जा सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिसमें बिजनेस के बेसिक्स सिखाए जाएं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखाया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब कल जो हमने डिस्कस किया ना वो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था इंडिया डॉक्टर्स और नर्सिस को एक्सपोर्ट कर रहा है जबकि आवश्यकता इंडिया में है। इंडिया से क्यों जाते हैं डॉक्टर्स और नर्सिस दूसरे देशों में, खास करके डेवलप कंट्रीज में काम करने के लिए? पुश फैक्टर्स पुल फैक्टर्स दोनों हैं। सैलरी इंडिया में कम है, वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा पुअर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया में तो नहीं है लेकिन म्यांमार जैसे देशों में है। पुल फैक्टर्स, डेवलप कंट्रीज़ में सैलरी हाई है, रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ उनकी काफ़ी ज़्यादा लिबरल है। तो इंडिया क्या कर सकता है इस सिलसिले में? जहाँ पे डॉक्टर्स जा रहे हैं काम करने के लिए ना, वहाँ पे उन देशों के साथ में इंडिया बायलैटरल एग्रीमेंट करें। बायलैटरल एग्रीमेंट जैसे कंपनसेशन कम से कम इतनी होनी चाहिए, बदले में आपको हमारे देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, तो ये सब करना होगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इसलिए जाने देते हैं डॉक्टर्स को दूसरे देशों में काम करने के लिए, क्योंकि देखो लालच होता है, बदले में रेमिटेंस मिलेगा, सीख के आएंगे स्किल्स। लेकिन सर्कुलर माइग्रेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर से एक बार चले गए तो चले गए, वापस नहीं आ रहे हैं, वापस आएंगे तभी फ़ायदा होगा। फिर मणिपुर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट रूल को ना 6 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। देखो जब से प्रेसिडेंट रूल लगा है ना मणिपुर में, थोड़ी बहुत पीस तो आई है, लेकिन अभी भी ना दो कम्युनिटीज़ के बीच में ना टकराव काफ़ी ज़्यादा है। टकराव मतलब आपस में बफर जोन है, आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, आइसोलेशन में है दोनों कम्युनिटीज़, दोनों की मांगें अलग अलग हैं। कुकी कम्युनिटी कहती है कि हमें अलग ही चलना है, हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए। मेतेई कम्युनिटी कहते हैं ये लोग आउटसाइडर हैं। तो डिफरेंस इतने ज़्यादा हैं, उनको पाटना डिफ़िकल्ट है। अभी तक सरकार ने ना सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे छोड़ रखा था। ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं मैकेनिकल प्रोसेस की सहायता से। ब्यूरोक्रेट्स के लिए ना जनता में उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं होती। पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना अभी तक ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है मणिपुर पे, मतलब खुद पॉलिटिकल लीडर्स ने ध्यान नहीं दिया है, ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे ज़्यादा छोड़ा है। तो पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे आगे तो देखो
थोड़ा जनता मानेगी, थोड़ा जनता के बीच में डिफरेंसेस कम होंगे, लेकिन ऐसी कोशिश पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा नहीं ली गई है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इतना अच्छा किया जाए कि दोनों कम्युनिटीज़ के जो मॉडरेट्स हैं ना, वो मतलब अपनी आवाज़ उठाना स्टार्ट करें कि हाँ पीस आनी चाहिए। अभी तो डर इतना ज़्यादा है मिलिटेंट ग्रुप्स का कि जो इवन लोग शांति चाहते हैं, मॉडरेट ग्रुप्स हैं ना, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। फिर देखो कारगिल पहलगाम वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। कारगिल जीत को ना 26 साल पूरे हो गए। कारगिल और पहलगाम दो ऐसे इवेंट्स, जो ऐसे वार जिसने इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसीज को बदल दिया। कारगिल में जब वार हुआ था ना, तो उसमें इंटेलिजेंस फेलियर सामने आई थी, फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन कम था, इसलिए कारगिल वार में हमने जीत तो प्राप्त की, लेकिन बाद में जो रिव्यू कमेटी गठित की गई ना, उसने काफ़ी सारे सजेशन दिए, जैसे इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग की जाए, NTRO का निर्माण किया गया था, विभिन्न देशों के बीच में इंटेलिजेंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाया गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट करने की बात कही गई थी, जो हालांकि बाद में हुई। तो अब आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, इसमें हमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, इंटेलिजेंस बढ़िया थी, बहुत जल्दी इंडिया ने एक्शन लिया, इंडिया के जो इंडिजिनस वेपन्स हैं उनकी टेस्टिंग हुई। तो दो ऐसे इवेंट्स जिन्होंने इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसीज को बदल दिया। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एज ऑफ कंसेंट से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।